तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगे, आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क क्या होती है। वर्क मगर जो हम ये डिफाइन करेंगे फॉर कांस्टेंट फोर्स, उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन एक ही है, बस एक्सप्रेशंस अलग अलग आ जाएंगे कांस्टेंट फोर्स के लिए और वेरिएबल फोर्स के लिए। ये बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उसका रिजल्ट कैसे होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, द स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए हम इसका नाम देते हैं। तो वर्क हम बोलते हैं फिजिक्स में तब होती है वर्क जब क्या होगा, व्हेन वी अप्लाई फोर्स, और ये फोर्स जो है ये प्रोड्यूस करेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट along the direction of the application of the force. Alright, तो फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और तब हम बोलते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया विद सम गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस, तो हम बोलते हैं कि ये वर्क होता है। ऑलराइट, तो हम बोलते हैं कि वर्क इज डन बाय फोर्स। तो वर्क इज डन बाय अ फोर्स if it displaces a body, displaces an object along its direction, an object along its direction. Okay, ठीक है कि नहीं? सेकेंड थिंग, इसका फिजिकल एसेंस क्या है मैं बताऊंगा। सेकेंड थिंग, वर्क जब हम लिखते हैं बाय फोर्स, तो वर्क इज गिवन बाय सिंपली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कितना एफ फोर्स लगा रहा हूँ, और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में, कितना एस डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल थीटा है। देन वर्क इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement. You can write this expression as F into S into cos of the angle theta के बराबर। ऑलराइट, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हम देखेंगे क्या आ जाएंगे, बट बेसिकली क्या है ये वर्क। अगर आप देखोगे वर्क, अगर आप किसी भी केस में देखोगे, वर्क बेसिकली होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वर्क जो है ये बेसिकली क्या है, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जहां पे भी वर्क होता है एज पर द फिजिक्स, जहां पे भी वर्क होता है वहां ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। लाइक व्हाट आई एम डूइंग वन थिंग, मैंने ये मार्कर उठाया नीचे से ऊपर किया, क्या कर लिया मैंने, इसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी थी कुछ या जीरो पोटेंशियल पे थी, मैंने इसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पहुंचाया और फाइनली इसको वापस वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, आई एम स्पेंडिंग माय मस्कुलर एनर्जी टू कन्वर्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैं इसको फेंक रहा हूँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आई एम डूइंग सम वर्क। सो बेसिकली जब भी वर्क होता है इट्स बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे ये वर्क जो है इसका पहले ऐसा यूनिट डिफाइन करेंगे। ऐसा यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट फोर्स का है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का है मीटर, तो कॉस थीटा आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो है वो है डायमेंशनलेस यूनिटलेस, तो न्यूटन मीटर है। इसी न्यूटन मीटर को हम डिनोट करते हैं किससे, जूल से, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं इसको। तो अगर हमें डिफाइन करना होगा, क्या डिफाइन करना होगा 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक न्यूटन, देखो W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रख लो 0। ओके, थीटा का 0, कॉस थीटा का मैक्सिमम। तो अगर हम डालेंगे फोर्स 1 न्यूटन, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो ये बनेगा 1 न्यूटन मीटर, वही होता है 1 जूल के बराबर। तो हम बोलते हैं वर्क तब होता है 1 जूल जब वन क्या होगा, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर अलोंग इट्स डायरेक्शन, क्योंकि 0 डिग्री एंगल रखा है अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, तो तब हम बोलते हैं कि वर्क कितना हो गया है 1 जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखोगे वर्क का, तो क्या आ जाएगा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स होता है m/L/t-2 मल्टीप्लाइड बाय मीटर L, दैट इज L/2t-2, दैट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला इसका। ओके, तो जूल होता है इसका, बड़ा यूनिट होगा तो मेगा जूल लिखेंगे, किलो जूल लिखेंगे एंड सो ऑन। और इसका जो CGS यूनिट है वो आपको पता है वो क्या है, अर्थ। ओके,
दुनिया की जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है इनको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, वो हमने पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस में बोला है कि हर किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग वर्क जो है इनका ऐसा यूनिट जो है वो सेम है, दैट इज जूल, सीजीएस यूनिट सेम है, अर्ग एंड डायमेंशन फार्मूला हर किसी का सेम है, दैट इज ml/t-2। दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, सो दिस वर्क देन, ऑलराइट। अब ये वर्क जो है, इस वर्क के डिफरेंट केसेस आ जाएंगे, वो क्या क्या होंगे देखिए जरा कि ये वर्क कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव क्या केसेस है इसके। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला वाला जो इजी है कि W जो है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, कॉस थीटा का वैल्यू बन जाएगा 1, तो W का वैल्यू बनेगा F इनटू S, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। एंड रिमेंबर ये केस हजारों जगह, मिलियंस ऑफ जगह हो सकता है। ऑब्जेक्ट रखा है नीचे, उसको सीधा धक्का दे रहे हो तो 0 डिग्री एंगल है, ओके। ऑब्जेक्ट नीचे रखा है, सीधा ऊपर उठा रहे हो तो 0 डिग्री एंगल लगा रहे हो आप फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट में। इसके केसेस मिलियंस है। हम देखेंगे जो स्पेशल वाले है, दूसरा वाला जो है कि अगर थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब कॉस थीटा का वैल्यू आएगा -1, तो वर्क डन आएगा इस केस में -F इनटू S। अभी नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, क्या फोर्स बाहर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अंदर हो रहा है, ठीक है कि नहीं। इसके लिए है हमारे पास ये जो वर्क डन होता है, ये होता है वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। लाइक व्हाट, आपके पास एक स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग रखी हुई है ऐसे, इसके साथ अटैच किया है एक ब्लॉक, इसका कुछ मास है, मैं इसके ऊपर फोर्स बाहर लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स, इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा Fr। मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करके यहां पहुंचा रहा हूं, ये स्प्रिंग जब है एलोंगेट हो जाएगी, ओके। यहां पहुंचा और डिस्प्लेसमेंट कितना किया मैंने, मान लो ऐसे ही है डिस्प्लेसमेंट। मेरा जो वर्क डन है, जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, दैट इज पॉजिटिव, बट जो रेस्टोरिंग फोर्स का वर्क डन अगर आप देखोगे, वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स, दैट इज फोर्स कितना है रेस्टोरिंग मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है S, एंड एंगल बिटवीन कितना है, डिस्प्लेस बाहर हो रहा है। रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है अप्लाइड फोर्स के, तो ये आएगा cos of 180, दैट इज -1। तो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। रिमेंबर दिस थिंग, ऑलराइट। अपना रिमेंबर, आप ये नहीं बोलना है कि हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन नेगेटिव, नो। आपके जो वर्क डन है दैट इज पॉजिटिव, बट जो उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उसकी वजह से जो वर्क होगा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ओके। अब तीसरा जो केस से बन सकता है इसमें कि अगर थीटा का वैल्यू, बाकी हजारों केसेस बन सकते हैं, बट स्पेशल जो है वो ये है कि अगर तीसरा केस जो है, दैट्स केस नंबर 3, थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस केस में क्या हो जाता है, तो cos थीटा बनेगा 0, वर्क डन जो है वो बन जाता है 0। क्या अगर किसी जगह पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो वो फोर्स कोई वर्क ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एक एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होती है, इसके अराउंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है मान लो ऐसे, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव है, अंदर की तरफ लग रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है ऐसे एंगल 90, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कोई भी वर्क नहीं करता है इसके रोटेशन के ऊपर, ठीक है कि कैसे होती है रोटेशन, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे वर्क डन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना है, 0। सेम इज द केस है अगर हम देखेंगे अर्थ जो है, अर्थ के अराउंड डिफरेंट सैटेलाइट्स, अगर हम देखेंगे ये अर्थ है हमारे पास, इसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रही है, अगर ये परफेक्टली सर्कल में कर रही है, यूजुअली ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है अट्रैक्टिव ऐसे, तो ये डिस्प्लेस होती है ऐसे, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सैटेलाइट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑन द मोशन ऑफ सैटेलाइट जो है वो कितना है, 0, ओके। इसी तरह अगर आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो, आपने कोई मान लो हमारे पास कोई बंदा है, उसने अपने सर पे रखा है कोई लोड, ओके, कोई बॉक्स रखा हुआ है, अब वो सीधा आगे जा रहा है, ये बंदा जो है ये काम कर रहा है, इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि ग्रेविटी, अगर हम देखेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है, ओके, माय डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट का आगे होगा, एंगल 90 है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी का कोई काम नहीं है, हाँ ये वाला काम कर रहा है, हाँ यहाँ पे कोई अपना फोर्स, इसका अपना इंजन हो सकता है वो काम कर रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जो फोर्स 90 डिग्री एंगल बनाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ वो कोई काम नहीं करता है यहाँ पे।
So these are the different cases in which the different types of work can exist. इसके बाद हम देखेंगे कि what if the force applied जो है ये वेरिएबल होगा, फॉर्म डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं होगा, खाली एक एक्सप्रेशन चेंज आ जाएगा। एंड उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये वर्क जो है, पहले यही वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो वेरिएबल फोर्स के केस में क्या होगा, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मान लो हमारे पास ये है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ। इसको थोड़ा साइड में रखो इसी के, क्योंकि ये इसके साथ रिलेटेड है। ये है ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्या बनेगा, अगर कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स का मतलब कुछ गिवन वैल्यू होगा, ऐसा डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रहा है। अगर आप इसका एरिया कवर निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, एक रेक्टेंगल जैसा बन जाता है। एरिया जो है, एरिया ऑफ ग्राफ जो है वो बन जाएगा किसके बराबर, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ रिप्रेजेंट करती है डिस्प्लेसमेंट, विड्थ रिप्रेजेंट करती है फोर्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर। सो यू रिमेंबर वन थिंग, क्या, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो क्या देता है, आपको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, गिव्स वर्क डन। अब यही चीज हम देखेंगे कि अगर वेरिएबल फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारे पास फोर्स ऐसे वैरी कर रहा है, ये है हमारे पास वो फोर्स वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ओके, ये है वर्क। अब हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालेंगे तो हमें इसका वर्क डन आ जाएगा। अब हम कैसे एरिया निकालेंगे, ये कोई एक डिफाइंड ज्योमेट्री नहीं है कि हम इसको फॉर्मूला लगाए कोई और इसका एरिया फाइंड करें। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसे छोटे छोटे सेक्शन बना रहा हूं, उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमें फायदा होगा किस चीज का, कि हम कुछ डिफाइंड ज्योमेट्रीज बना रहे हैं। क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बोला है कि अगर हम एक कर्व का एक छोटा सा सेक्शन भी लेंगे वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही होता है, तो वही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम देखेंगे ये छोटा सा हिस्सा, इन छोटे से हिस्सों को हटा के अगर आप देखोगे, ये जो बाकी पार्ट बन रहे हैं ये बन रहे हैं पूरे रेक्टेंगल्स। क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल्स। एक्चुअल में क्या है, इन्हीं रेक्टेंगल्स का सम करेंगे। मान लो हमने इनको डिवाइड कर लिया है, हर किसी हिस्से को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लिया है, ओके, ऑलराइट। तो वी डिवाइड क्या करते हैं, डिवाइड द डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कर दिया है, इनटू infinitesimal small hisses, into small parts delta x, ओके। तो अगर हम देखेंगे और लेट से एफ एक्स जो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी हो रहा है, ये है फोर्स, ओके, जो वेरिएबल है, जो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी हो रहा है। तो वर्क डन फॉर ईच सेक्शन कितना होगा, तो वर्क इनटू स्मॉल पार्ट्स इनटू एन स्मॉल पार्ट्स, इसको एन स्मॉल हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, इनटू एन स्मॉल पार्ट्स डेल्टा एक्स। तो वर्क डन जो है वो कितना होगा फॉर ईच पार्ट किसके बराबर होगा, दैट विल बी डी डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे उसको। डेल्टा डब्ल्यू विल बी फोर्स, कितना है, डेफिनेशन सेम है, इनटू डेल्टा एक्स। क्योंकि अभी हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इस डिस्प्लेसमेंट, इस स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फोर्स जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अगर आप देखोगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए तकरीबन फोर्स यहां पे भी हुई है, यहां पे भी हुई, ओके। तो अगर हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल वर्क डन फाइंड करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे हम, तो टोटल वर्क डन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल वर्क डन, यू नो, W दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स। इसको करेंगे हम सम, कितने, I से 1 से लेके n नंबर ऑफ, इसका कितना वैल्यू प्लस इसका, ये समेशन सीरीज उसी लिए यूज होती है। इसके लिए देखो, इसके लिए एक आएगा एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स,
एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। अब आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स अलग अलग है, हाँ ऑफकोर्स अलग है, क्योंकि एक्स लिखा है हमने इसके सबस्क्रिप्ट, एक्स का मतलब इट इज वैरिंग विद डिस्टेंस। यहाँ पे एफ एक्स कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। इन सब के जो है वैल्यूज आ जाएंगे, उन सब वैल्यूज को हम करेंगे सम, वो आ जाएगा हमारे पास क्या टोटल बर्डन, ठीक है कि नहीं। बट अब इसमें जो ये छोटी छोटी जगह बच जाती है, इनका हमने सोचा ही नहीं। अब ये देखना है कि अगर हम क्या करेंगे, इन हिस्सों को और छोटा, मैं इधर आपको दिखा रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए। ये ऐसा ग्राफ है, मैंने हिस्सा जितना बड़ा रखा है उतना देखो ये जो है ये ऊपर बचा हुआ एरिया ये ज्यादा हो, ओके। और एक बना रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, हिस्सा थोड़ा छोटा रख रहा हूं, ये देखो ये एरिया जो है ये कम हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं हिस्सा और छोटा कम कर रहा हूं, ये एक हिस्सा है, ऑलमोस्ट इसी के साथ रख रहा हूं दूसरा हिस्सा, तो ये देखो ये एरिया ऑलमोस्ट गायब हो गया है, ऑलराइट। तो अगर हम क्या करेंगे, इन डेल्टा एक्सिस को बहुत छोटा रखेंगे, एज क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल, तो ये सारे छोटे छोटे एरियाज भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो लगा लो इसके ऊपर लिमिट, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट करेंगे। तो अप्लाई लिमिट, कौन सा लिमिट, डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो हमारे पास वर्क डन बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो समेशन आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, ओके। अगर आप में मैथमेटिक्स जो पढ़ रहा है बच्चा, उसको पता चलेगा आगे वो जब वो इंटीग्रल्स पढ़ेगा मैथमेटिक्स में, ये जो है अगर आप इनको एक्सट्रीम इनफिनिटेसिमल इससे छोटे रखोगे तो ये जो है इंटीग्रल, ये जो समेशन साइन है ये आप चेंज कर सकते हो किसमें, इंटीग्रल में। सो इट विल बी एफ ऑफ एक्स dx, क्योंकि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इट बिकम्स इनफिनिटेसिमल स्मॉल। किसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मान लो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट था xi, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है xf। सो दिस विल बी द वर्क डन। इसमें क्या होगा, इसमें ये मोर प्रिसाइज वैल्यू आ जाएगा, इसमें ये छोटे छोटे एरिया जो है ये भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, एंड वी गेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऑलराइट। इस वाले केस में क्या डिफरेंस था, इसमें ये छोटे एरियाज, हमने तो इन रेक्टेंगल्स को लिया था, मगर ये छोटे छोटे एरिया जो ऊपर थे ये बच रहे थे, इनका एरिया हम ऐड ही नहीं कर रहे थे। इससे हमने इन हिस्सों को इतना छोटा कर दिया, ये इन हिस्सों को इतना छोटा कर दिया कि ऑलमोस्ट इनको एक साथ ही रख दिया। तो अब देखो ऊपर कोई एरिया बचा ही नहीं, तो फिर हमारे पास वर्क डन जो है वो प्रिसाइज फॉर्मूला है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। और यही देखो, ये मोर जनरलाइज्ड फॉर्मूला, मोर जनरलाइज्ड फॉर्मूला कैसे, हमारे पास सिंपली आ गया, वर्क डन जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इंटीग्रल x1 से लेके x2 या xf तक, f ऑफ x कैपिटल से लिखेंगे, सॉरी, f ऑफ x dx, ओके। तो अगर इफ f जो है इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को निकालेंगे बाहर इंटीग्रल से, ये बनेगा xi से लेके xf तक dx। अब आपको dx की इंटीग्रेशन पता है क्या होती है, x इनिशियल वैल्यू xi, फाइनल वैल्यू xf, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वर्क डन का f इंटू अपर लिमिट x फाइनल माइनस x इनिशियल। यू नो फाइनल डिस्प्लेस पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही जो होता है डिस्प्लेसमेंट हो, आप सिंपल लिख सकते हैं फोर्स इंटू x, ओके। हमारा x जो है ये है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आपको किसके बराबर होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो दिस फॉर्मूला इज मोर जनरलाइज्ड देन द वन वी read earlier, ओके। तो दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ओके। अच्छा, अब ये वर्क डन जो है ये आपको किस फॉर्म में हो सकती है, ये आपको कंपोनेंट फॉर्म में हो सकती है। कंपोनेंट फॉर्म में आपको पता है कैसे, क्योंकि अभी वेक्टर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। सो अगर हम देखेंगे वर्क डन इन कंपोनेंट फॉर्म तो कैसा होगा, ये देखो वर्क डन इन कंपोनेंट फॉर्म। इन कंपोनेंट मतलब वर्क तो वेक्टर इसके कंपोनेंट नहीं होंगे, बट अगर इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास क्या होंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट फॉर्म में दिए होंगे तो क्या होगा, मान लो फोर्स दिया है आपको किसके बराबर, F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप, ऑलराइट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिया है किसके बराबर, x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप। हमें निकालना है वर्क डन, हमें पता है फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डालो ये वैल्यूज, दिस इज F1 i कैप, F2 j कैप, F3 k कैप, डॉट कर रहे हैं किसके साथ, x1 i कैप, x2 j कैप,
x3 k कैप, यही है। मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये बनेगा i का एक डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो ये बनेगा f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3, सिंपल। ओके, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी पे कि आपने बताना है कि अगर आपको फोर्स दिया है 3, 4, 5 और डिस्प्लेसमेंट दिया है 5, 4, 3। फोर्स दिया है आपको कितना 3i कैप, 4j कैप, 5k कैप, डिस्प्लेसमेंट दिया है 5i कैप, 4j कैप, 3k कैप। बताओ भाई वर्क डन कितना है? वर्क डन होगा सीधा F डॉट डी, तो इनके रेस्पेक्ट 5 इंटू 3 हो गया 15, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 16 कितना हो गया 46 जूल आ जाएगा आपका वर्क डन। सिंपल कंपोनेंट फॉर्म में इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द वैल्यूज। ओके, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है डिस्प्ले इसका वर्क डन का, वो ये है कि अगर आपने फाइंड करना है एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होती है। ओके, एनर्जी करेंगे हम बाद में डिफाइन, पहले आपके लिए क्वेश्चन ऐसा है कभी आता है कि फोर्स जो है वो दिया है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब के बराबर। डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स ऐसे वैरी कर रहा है। आप बताओ वर्क डन कितना होगा? फाइंड वर्क डन कब बिटवीन द पोजिशंस, अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली था एट डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर एंड फाइनली हमने इसको लिया है कहाँ पे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है 4 मीटर। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? इट इज xi टू xf, f ऑफ x इंटू dx के बराबर, यही है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 1, फाइनल इज 4, f ऑफ x का वैल्यू है 4x क्यूब dx, इजी। इसको करेंगे सिंपली इंटीग्रेट तो वर्क डन आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इट्स 1 टू 4 x क्यूब dx। अब x क्यूब की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, x पावर 3 प्लस 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 दैट इज 4, 1 से लेके 4 तक, 4 एंड 4 कैंसल, इट इज x पावर अपर लिमिट 4 पावर 4 माइनस 1 पावर 4। ओके, 4 4 16, 16 इंटू 16 256 आ जाएगा, 256 माइनस 1 तो ये बनेगा 255 जूल। So that's how you calculate the work done by variable force. Alright? तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन के बराबर। ओके, नेक्स्ट आपके पास ग्राफिकल आ जाता है कभी क्वेश्चन कि आपके पास क्या है, ग्राफिकल केस में सीधा होगा ऐसे फोर्स दिया है। ओके, तो आपने क्या बताना है, इनिशियली 0 से लेके 5 मीटर तक यहाँ पे जो फोर्स है हमारे पास वो कितना है 10 न्यूटन है, यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना है 20 न्यूटन है, फोर्स यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। बताओ जरा वर्क डन। ऑलराइट, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, आपने फाइंड करना है इसका एरिया। अगर आप देखोगे ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल इज 10 प्लस 20, 10 प्लस 2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट दैट इज 5, तो ये बनेगा कितना 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 75 जूल। ऑलराइट, सो दैट इज वर्क डन। ओके, तो वर्क डन के साथ साथ ये डिफरेंट फॉर्म्स आ गए इसके कि वेरिएबल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन आ जाएगा, ऑलराइट, और कांस्टेंट फोर्स की वजह से कितना वर्क डन आएगा, एरिया ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता है, ओके, और कंपोनेंट फॉर्म में कितना है, एंड बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द वर्क डन। ऑलराइट, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका क्या वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसके डिफरेंट फॉर्म्स। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।